ध्यान रख रहा था कि मैं गाड़ी ऐसी ना लूँ जो रिसेंटली 1-1.5 साल में जहाँ 6 महीने में लॉन्च हुई हो, और जो पेपर ट्रांसफ़र था वो भी सब इंक्लूडेड था। ये मैंने पे किया था। ये गाड़ी मैं ज़्यादातर इको मोड में चलाता हूँ, तो मुझे 17 के आसपास डीजल के ऊपर इसकी माइलेज मिल जाती है। हाईवे पे हेलो दोस्तों, निक्स वीक के एक और वीडियो में आपका दोबारा से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक गाड़ी के ओनरशिप रिव्यू। गाड़ी काफ़ी खास है, उसका नाम है महिंद्रा की TUV 300। अभी तो वो गाड़ी नए फेसलिफ्ट में बोलेरो न्यू नाम से बिक रही है, बट TUV 300 वाले भी मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ4 वेरिएंट जब पहली बार दिखाया था, मेरे फ्रेंड भुवन कुमार जी की वो कार थी। उसके पहले वो जो यूज करते थे वो TUV 300 ही थी। ऐसे कई और फ्रेंड्स भी हैं हमारे, तो काफी अच्छे फीडबैक मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सुने हुए थे। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर और मेरे एक फ्रेंड है सुखप्रीत जी, वो है दिल्ली NCR से, और वहां पर वो यूज कर रहे हैं एक प्री ओन TUV 300, और उसमें उन्होंने ऑटोमेटिक क्लच भी लगवाया हुआ है ताकि उनको थोड़ा सा और अच्छा कन्वीनियंस महसूस हो ड्राइविंग करने में जब वो हैवी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं। इसके पहले वो सेंट्रो भी यूज कर रहे थे, तो काफी सालों का उनका ड्राइव एक्सपीरियंस है, और कार चूज करने के जो उनके फैक्टर्स है वो भी बड़े गजब के हैं। तो अगर आप भी एक 5 से 10 लाख रुपए के बजट में गाड़ी परचेस करने का प्लान करते हैं, प्री ओन या ब्रांड न्यू, तो कुछ सोच है जो आप डेवलप कर सकते हो, लर्निंग्स आप कर सकते हो गाड़ी परचेस करने वालों से। और ऐसे ही एक वीडियो में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। ओनर का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो पता चलेगा कि TUV 300 या बोलेरो नियो के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए गाड़ी की ड्राइव डायनेमिक्स और रिलायबिलिटी के बारे में। इसके अलावा प्री ओन कार परचेज करते हैं तो क्या प्रोज एंड कॉन्स आपको बेसिक्स लग सकते हैं, उसके बारे में शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा भी इस वीडियो से आ जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है। मैं एक टेलीकम्युनिकेशन प्रोफेशनल हूँ। अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ ICT की फील्ड में। मेनली मैं जो मोबाइल कम्युनिकेशन फील्ड है उसमें काम करता हूँ। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, लेकिन काफ़ी सालों से मैं दिल्ली NCR में रह रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल है मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस का, तो जो 4 व्हीलर ड्राइव है सबसे पहले मैंने सीखी थी वो ट्रैक्टर के ऊपर सीखी। गाँव में रहते थे, खेती बाड़ी का काम था, तो ट्रैक्टर सीखना तो लाजमी बनता था। तब मैं 9-10 में रहा हूँगा, तब मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा। उसके बाद जो पहली पर्सनल कार खरीदी वो मैंने 2009 में खरीदी दिसंबर में, और तब सेंट्रो का GL मॉडल लिया था मैंने, जो बेस मॉडल था उसका। उस गाड़ी को मैंने लगभग 12.5 साल तक चलाया। जब मैंने उसको बेचा तब तक वो 1,37,000 किलोमीटर तक चल चुकी थी, और उसको ज़्यादातर मैंने ही चलाया था। तो सेंट्रो जो मेरी पहली कार थी, इसको मैंने काफ़ी लंबे समय तक रखा और काफ़ी चलाया। उसके बाद मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा। ये महिंद्रा की TUV 300 है, T8 मॉडल है इसका। इसको मैंने ओला कार से सेकंड हैंड ख़रीदा था। मैं सेकंड ओनर हूँ इस गाड़ी का। और जब मैंने इसको ख़रीदा था तब ये सिर्फ 37,000 किलोमीटर चली थी, और ये सितंबर 2018 का मॉडल है। इसको मैंने मार्च 2022 में ख़रीदा था, और इसको लगभग 10 महीने मेरे पास हो चुके हैं। अभी ये 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है मेरे पास। थैंक यू सुखप्रीत जी, अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपने दिया। अब मुझे ना बताइए कि आपने SUV क्यों ले ली एक हैचबैक चलाने के बाद में, क्योंकि देखो स्पेस साइज वगैरह तो सबको पता ही है, लेकिन एक बात है कि जो हैंडलिंग होती है बहुत लोगों को ना हैचबैक की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आपने SUV ले ली है तो थोड़ा सा आप बड़ी गाड़ी चलाने वाले हो तो हैंडल करने में और सिटी ट्रैफिक में थोड़ा कहीं कंजस्टेड लग सकता है, उसके बारे में बताओ। तो सेंट्रो कार थी मेरे पास, वो काफ़ी ज़्यादा चल चुकी थी, काफ़ी समय से थी मेरे पास, और मेरी जैसे ज़रूरतें बढ़ गई, बच्चे बड़े हो गए, मुझे बूट स्पेस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो उस हिसाब से मैं अब गाड़ी चेंज करने के बारे में उस समय सोच रहा था, तो मैं सर्च करनी शुरू करी। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पुरानी या नई ही लूँगा। मैं काफ़ी ओपन था इसके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी। एक तो ये मुझे गाड़ी छोटी चाहिए, सब 4 मीटर चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मुझे गाड़ी को पार्क करना था वहाँ पार्किंग की थोड़ी समस्या है, और दिल्ली NCR में वैसे ही पार्किंग समस्या रहती है। गाड़ी छोटी हो तो थोड़ा बेहतर रहता है। उसके साथ मैं सेडान भी ले सकता था, लेकिन हैचबैक लेने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, जो बूट स्पेस मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और जो मेरा बजट था वो 10-12 लाख के आसपास का था, कि अगर नहीं लूँगा तो मैं उस बजट तक जा सकता हूँ।
तो इस तरह से मैंने गाड़ियाँ सर्च करना शुरू करी। तो मैं नई गाड़ियाँ भी देख रहा था और साथ साथ में जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं वो भी मैं एक्सप्लोर कर रहा था। तो मेरी ऑप्शंस काफ़ी खुली थी, तो इसलिए मैंने अलग अलग सेगमेंट में अपनी ऑप्शंस को मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया था। जैसे मैं अगर सेडान की बात करूं तो सेडान में मैंने पहले नंबर पे ऑरा को सिलेक्ट किया हुआ था, दूसरे नंबर पे मेरे टाइगोर थी। इसी तरह एक सेगमेंट में मैंने नेक्सॉन और ब्रेजा को शॉर्टलिस्ट कर लिया था, और 7 सीटर में मैंने शॉर्टलिस्ट किया था TUV को और अर्टिगा को। अर्टिगा थोड़ी बड़ी होने की वजह से थोड़ा 2 नंबर पे चलेगी। TUV मेरी उस सेगमेंट में पहली पसंद थी। इस तरह से जितनी भी गाड़ियों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया था उनकी मैंने टेस्ट ड्राइव लेना शुरू करी, नई की गाड़ियों की भी टेस्ट ड्राइव लेना शुरू करी, पुरानियों को भी लेना शुरू करी। अच्छा सुखप्रीत भाई, आप ये बताओ यार, आपने प्री ओन्ड गाड़ी ले ली, ओल्ड जनरेशन ले ली, नया जनरेशन लेटेस्ट मॉडल लेने को देखते हैं सब लोग आजकल। मतलब किसी के पास में 5-10 लाख रुपए है, वो तो बोलेगा कि लेटेस्ट मॉडल क्या अवेलेबल बताओ, सारे फीचर्स के साथ बताओ। तो आपने तो पुराना मॉडल ले लिया। एक और चीज़ मेरे दिमाग में क्लियर थी कि मैं गाड़ी वो लूँगा जिसको मार्केट में आए हुए लगभग 3 साल हो गए हों। अक्सर होता है जब गाड़ी नहीं आती उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कंपनियां धीरे धीरे फीडबैक लेती हैं और उन प्रॉब्लम्स को क्लियर करती हैं। 3 साल गाड़ी मार्केट में टिकने के बाद ये होता है कि गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी आराम से मिल जाते हैं अगर मैं सेकंड हैंड लेता। तो इसलिए जब मैं गाड़ी ढूंढ रहा था इस बात को बड़ा ध्यान रख रहा था कि मैं गाड़ी ऐसी ना लूँ जो रिसेंटली 1-1.5 साल में या 6 महीने में लॉन्च हुई हो। तो ये मेरा बिल्कुल क्लियर था, गाड़ी वही लूँगा जो लगभग 3 साल जो मार्केट में टिक चुकी हो। और पहले लॉट से गाड़ी नहीं लेनी थी, गाड़ी मुझे लेनी थी तो वही लेनी थी जो उसको 3 साल बाद बनी हो, मैन्युफैक्चरिंग जिसकी गाड़ी के लॉन्च होने के 3, साढ़े 3, 4 साल बाद ही बनी हो। अच्छा, मैनुअल कार और ऑटोमेटिक कार दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आपने कैसे किया? क्या चुनना चाह रहे थे आप, क्या आपने परचेस किया? इसके साथ साथ एक जो ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी वो ऑटोमेटिक की थी। बहुत सारी गाड़ियों में अगर मैं ऑटोमेटिक लेता तो वो AMT अवेलेबल था जो मेरी शॉर्टलिस्टेड गाड़ियाँ थी। इस गाड़ी में भी अगर TUV की बात करूँ इसमें AMT ही अवेलेबल था। तो लेकिन उस समय मुझे ऑटो क्लच की टेक्नोलॉजी का पता था जो मैंने इस गाड़ी में लगवाई हुई, उसकी बात आगे हम जाके करते हैं। अगर मैं गाड़ी नहीं लेता तो मैं AMT लेता, जबकि AMT मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। ये सारी चीज़ें देखते हुए जब मैं गाड़ियाँ सर्च कर रहा था तो मैंने ज़्यादातर ये फोकस किया कि भाई अगर मैं AMT गाड़ी लेता भी हूँ, नई गाड़ी लेता हूँ 10 लाख से ज़्यादा के बजट में ही वो आएगी जो भी मैंने शॉर्टलिस्ट गाड़ियाँ करी हुई हैं, तो उससे अच्छा कि अगर मैं अच्छे से एक एक्सप्लोर करूँ सेकंड हैंड कार को तो वो मेरे बजट के अंदर भी आ जाएगी। अगर वो AMT ना भी मिले मुझे तो मैं पुरानी गाड़ी में एक रिस्क ले सकता हूँ। कह लीजिए मुझे नॉलेज थी इस ऑटो क्लच के बारे में लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एक तरह का रिस्क ही था गाड़ी में इसको इंस्टॉल करना, तो मैं सेकंड हैंड गाड़ी के साथ वो कर सकता हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये बात भी थी कि जो आज की तारीख में इलेक्ट्रिक कारें हैं वो एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं फ्यूचर में, लेकिन अभी जो उनकी रेंज और प्राइस है वो मेरे इक्वेशन में कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये था कि जो 5-6 साल के लिए कोई गाड़ी ले लेते हैं, नई गाड़ी पर भी ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करना, और 5-6 साल में जो टेक्नोलॉजी है EV कारों की वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगी, उनमें रेंज भी हो सकता है ज़्यादा आ जाए, बैटरी की कॉस्ट कम होने से उनकी कॉस्ट भी कम हो जाए, तब सोचेंगे। तो इस तरह से फाइनली मैं विचार बना लिया कि अब नई गाड़ी को छोड़कर एक सेकेंड हैंड कार को ढूंढते हैं। अच्छा, आपको प्री ओन्ड कार ढूंढने में कोई दिक्कत हुई? मतलब कैसे आप सेलेक्ट कर पाए कि प्री ओन्ड गाड़ी आपको लेनी है तो कौन सी लेनी है, कहाँ लेनी है, बजट क्या बनाना है? अब जब मैंने ये चीज़ फाइनल कर ली कि भी मुझे इस समय सेकेंड हैंड कार ही खरीदनी चाहिए, तो मैं उस समय जो भी मेरे पास ऑप्शन थी उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। OLX पे भी गाड़ियाँ देखनी शुरू करी, यहाँ पे स्पिनी है, कार24 है दिल्ली NCR में, तो उस समय ओला कार्स वाले भी थे। तो मैंने अलग अलग जगह जाकर जो है अलग अलग गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव किया। लेकिन जब मैं ओला कार वालों के पास गया तो उनके पास ये TUV गाड़ी खड़ी थी जिसका मॉडल भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, चली भी ज़्यादा नहीं थी, कंडीशन बहुत अच्छी थी, सर्विस हिस्ट्री भी अवेलेबल थी, दोनों चाबियाँ भी इस गाड़ी की अवेलेबल थी, ओनर भी फर्स्ट ही था उस समय। तो ये सारी कंडीशन देखते हुए मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने इसकी जो टेस्ट ड्राइव ली तो इसका जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, फैमिली को भी पसंद आई, तो मैंने इस तरह से इस गाड़ी को परचेज कर लिया। आज जब मैंने ओला से ये गाड़ी ली तो मेरे पास 7 दिन का टाइम था, अगर मुझे गाड़ी पसंद नहीं आती है तो मैं इसको वापस कर सकता हूँ। इस गाड़ी को लेकर मैं पंजाब चला गया, वहाँ पे काफ़ी जगह चलाया, हर तरह के रास्ते पे इसको चला कर देखा, फैमिली को पसंद आई। उन 7 दिनों के अंदर मैं इसको महिंद्रा के सर्विस सेंटर भी ले गया, वहाँ इसका सारा चेकअप करवाया, इसकी जो सर्विस हिस्ट्री थी वो भी जेन्युइन निकली, फैमिली को गाड़ी पसंद आ गई, 7 सीटर थी, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो इस तरह से ओवरऑल देखते हुए फिर फाइनल कर लिया इस गाड़ी के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये जो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैंने अपने चैनल देसी सेंस पर भी शेयर किए हैं, आपके दर्शक चाहें तो वहाँ जाकर इन सारी चीज़ों को और डिटेल में जान सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपने कार की कॉस्ट क्या पे करी,
फिर आपको चूज़ करने के बाद क्या क्या करवाना पड़ा, सर्विस में कितना एक्सपेंस आ गया आपको, क्योंकि पुरानी गाड़ी है तो थोड़ी सर्विस भी करनी पड़ती, थोड़े से पार्ट्स वार्ट्स कुछ बदलने पड़े हो सकते हैं, तो क्या क्या एक्सपेंस आपको आ गया, और ऐसी कोई और बेसिक डिटेल इस गाड़ी के बारे में आप बताना चाहो तो बताओ। तो अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की कीमत की, तो ये गाड़ी मुझे मिली थी 6,07,000 रुपये में। ये नेट कॉस्ट ही, इसमें सर्विस वारंटी वगैरह जो भी था और जो पेपर ट्रांसफ़र था वो भी सब इंक्लूडेड था। ये मैंने पे किया था ओला को। उसके बाद मुझे इस गाड़ी का अगर टायर चेंज करवाना पड़ा था। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में, टायर एक तरफ से जब बार बार पंचर हो रहा था तो उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझे चेंज करवाना पड़ा। उसके अलावा इसकी जो सर्विसेज हुई हैं वो 2 हुई हैं। पहली सर्विस वो सिर्फ इसमें वॉशिंग वगैरह थी, थोड़ा ऑयल टॉप अप वगैरह किया था उन्होंने, जिसका मुझे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगे, सिर्फ मेरा आने जाने का तेल लगा। सेकंड सर्विस वो कंप्लीट सर्विस थी जो 10,000 किलोमीटर के बाद हुई। उसमें सारे कंज्यूमेबल डले थे, ऑयल डला था, फिल्टर्स वगैरह डले थे और वॉशिंग वगैरह हुई थी। तो उसकी जो मुझे बिल बना था मैं वो 5,500 रुपये के करीब का बना था। तो ये टोटल इसकी कॉस्ट रही है मुझे अभी तक। अच्छा, माइलेज फिगर्स के बारे में भी एक बार बता दो, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस गाड़ी के साथ एक बड़ा लंबा ट्रिप किया अपनी फैमिली के साथ। हम दिल्ली एनसीआर से पहले ग्वालियर गए, वहाँ से नांदेड़ गए, फिर हम बिदर गए, फिर बिदर से पुणे गए, पुणे से वापस दिल्ली एनसीआर में आए। जो मेरा वो ट्रिप था लगभग 4,000 किलोमीटर का था। बीच में पुणे में लोकल भी घूमे, वहाँ महाबलेश्वर गए जिसका जो हिली एरिया है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस ट्रिप के बाद वो बहुत ही शानदार रहा। ये पूरा ट्रिप जो है वो 1 हफ्ते का ही था, तो वो मैं एक दिन में 600 से लेके 850 किलोमीटर तक गाड़ी उस समय चला रहा था। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत थक गया हूँ, या कहीं बॉडी पेन हो रही है या टांगें दुख रही हैं। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा है काफ़ी अच्छा रहा उस ट्रिप के दौरान। वहाँ पे लोकल गए थे हम महाबलेश्वर, जो थोड़ा हिली एरिया है। जब महाबलेश्वर गए थे तो हम 4 अडल्ट और साथ में 3 बच्चे थे। थोड़ा हिली एरिया, लेकिन इसमें गाड़ी में पावर वगैरह की कमी भी महसूस नहीं हुई। तो अगर माइलेज की बात करें तो जो लोकल में है ये गाड़ी मैं ज़्यादातर इको मोड में चलाता हूँ, तो मुझे 17 के आसपास डीजल के ऊपर इसकी माइलेज मिल जाती है। हाईवे पे मैं गाड़ी जो है ज़्यादातर हाई स्पीड पे चलाता हूँ, गाड़ी 90 या 100 के आसपास चलती है, तो माइलेज जो है मुझे 15-16, कई बार 14.5 भी मिलती है। तो यही मेरा ट्रिप के ऊपर एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने हाईवे में गाड़ी चलाई, थोड़ी पहाड़ों में चलाई। तो जो मुझे माइलेज है एवरेज 15 के आसपास मिली, जो कि इस गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। अब बताइए कि जो आपकी एसयूवी है नई वाली, उसका एडवांटेज क्या आप महसूस कर रहे हो पुरानी वाली जो आपकी छोटी हैचबैक थी उसके कंपैरिजन में? अब इसके साथ साथ जो इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत बड़ी एडवांटेज है मेरे लिए। सेंट्रो के साथ यही एक प्रॉब्लम थी, जब मैं उसको गांव में लेके जाता था कभी कच्चे रास्ते पे जाना पड़ता था, कई बार रास्ते ख़राब होते थे, या फिर हमारे यहाँ आपको पता है जो स्पीड ब्रेकर हैं वो भी कई बार बहुत ज़्यादा ऊँचे होते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रो अक्सर नीचे लग जाती थी। जो इस गाड़ी के साथ मुझे अभी तक कभी प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं करनी पड़ी, वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी चला। तो जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। अच्छा, क्योंकि एसयूवी है तो सस्पेंशन का कंफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि झटके वगैरह लगते रहते होंगे, तो कंफर्ट भी बता दीजिए, आपको आपकी फैमिली के हिसाब से बताइए कि टीयूवी 300 में आपको कंफर्ट कितना मिल रहा है। तो इसके जो सस्पेंशन है ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है जैसे ज़्यादातर होंडा गाड़ियों में होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, चाहे आप किसी तरह के रास्ते पे भी इसको चला लो। जहाँ तक इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो लो आरपीएम पे बहुत अच्छी है। कभी मुझे टर्बो लैग वाली जो प्रॉब्लम है वो इसमें फेस नहीं हुई। बहुत ही लो आरपीएम पे हाई गियर में भी उठ जाती है। जैसे स्पीड ब्रेकर निकालने के बाद ये ऐसा नहीं है कि आपको हर बार फर्स्ट गियर में गाड़ी डालनी है, सेकंड गियर में आराम से उठ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रेंडिंग टॉपिक ये भी है कि लोग हेडलाइट को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि गाड़ी परचेज करते हैं, स्टॉक हेडलाइट जो होता है वो पसंद ही नहीं आता, तो वो लोग अपग्रेड कर लेते हैं, एलईडी एचआईडी वगैरह लगा लेते हैं। आपकी गाड़ी के हेडलाइट जो पहले से आपको मिले हैं वो कैसे लग रहे हैं? उसके साथ कुछ आपको छेड़छाड़ करनी पड़ी? जब मैं गाड़ी रूरल एरिया में चलाता हूँ, जहाँ ऐसी जगह चलाता हूँ जहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, तो जिसका कॉर्नरिंग लाइट वाला जो फीचर है वो काफ़ी काम का रहता है। आपका गाड़ी मुड़ने से पहले आपके उस साइड की जो एक लाइट है इसमें थोड़ी टेढ़ी लगी रहती है, वो जल जाती है, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि रास्ता आगे कैसा है। अच्छा, सस्पेंशन का कंफर्ट आपने बताया था थोड़ी देर पहले, मुझे ना उसकी स्टेबिलिटी और आपकी हैंडलिंग जो है गाड़ी की वो भी बताइए, क्योंकि स्टीयरिंग रिस्पांस कितना सही लग रहा है और सस्पेंशन जो है वो खराब रास्तों में या कॉर्नरिंग में कितना अच्छा लग रहा है, हिल वगैरह पर भी आपने शायद चलाया होगा, तो वो बता दीजिए आपका फीडबैक कैसा रहा उस पर। चाहे मैंने इसको कच्चे रास्तों पे चलाया, चाहे मैंने इसको पहाड़ी एरिया में चलाया जहाँ पर टर्न्स बड़े शार्प थे, तो मुझे हैंडलिंग में कभी इसके कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बॉडी रोल तो है इसमें, और अगर मैं इसको 120 की स्पीड पे चलाता हूँ, जब उससे ऊपर चलाता हूँ, थोड़ा इस तरह झूलती भी है, तो लेकिन मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। अब हो सकता है वो किसी के लिए प्रॉब्लम भी हो।
अब क्योंकि ये गाड़ी बहुत महंगी और बट एडवांस गाड़ी तो है नहीं और पुरानी भी है, तो बहुत से फीचर्स मिसिंग होने चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। और एडवांस गाड़ी नहीं है, अब नया भी नहीं लिया है आपने, तो आप कुछ फीचर्स मिस करते हो? एडवांस फीचर्स जैसे सनरूफ वगैरह होते हैं, कुछ फैंसी फीचर्स भी होते हैं। मतलब ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, बहुत सारे लोग अभी जो गाड़ियां परचेस कर रहे हैं वो फीचर्स देख के प्रायोरिटाइज कर देते हैं और वही गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं जिसमें फीचर्स ज्यादा आ रहे हैं और कॉस्ट कम है। उसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ना गाड़ी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता हूँ जिसका काम इंसान को, जहाँ उसकी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का होता है। इसलिए जो गाड़ियों में बहुत सारे फैंसी फीचर आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, चाहे वो सनरूफ हो, DRL हो, इस तरह से बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो इस गाड़ी में मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। एक तरह से जो मेरी प्रेजेंट नीड्स या फिर नियर फ्यूचर की नीड्स थी वो पूरी तरह फुलफ़िल कर दी। और साथ साथ में मुझे ये भी लगता है कि ये गाड़ी थोड़ी अंडररेटेड रही। मैं इसको अगर सीधा सीधा बोलेरो के साथ ही कंपेयर कर लूँ, क्योंकि इसका जो नया नाम है वो बोलेरो नियो हो चुका है, तो उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर कार है। अगर कोई बोलेरो ले रहा है तो नियो बोलेरो के ऊपर भी जाने की सोच सकता है। तो ये गाड़ी भी जो है लंबे समय तक साथ देने वाली है और किसी भी कंडीशन में आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑटो क्लच आपने लगवाया है इसके बारे में मैं नेगेटिव बहुत सुनता हूँ कि बहुत रिलायबल नहीं है, सर्विस बार बार करवाते रहना पड़ता है, पार्ट उसके छोटे छोटे जो होते हैं इजीली अवेलेबल नहीं रहते, सब जगह है नहीं। तो ये चीज़ के बारे में बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने लगाया है तो क्यों लगाया और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा था और मुझे ऑटो क्लच टेक्नोलॉजी के बारे में पता था। तो मैंने उस समय जब टेस्ट ड्राइव ली थी गाड़ियों की, मुझे AMT ज़्यादा पसंद नहीं आया था। IMT मुझे बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन जो गाड़ियाँ मैंने शॉर्टलिस्ट करी थी उनमें IMT नहीं था। तो मैंने फिर सेकेंड हैंड कार लेकर इसमें ऑटो क्लच इंस्टॉल करवाया। ऑटो क्लच लगाने के बाद ऐसे गाड़ी लगभग मैं 3000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इस तरह जो ट्रैफिक में गाड़ी चलाने की प्रॉब्लम थी तो वो ऑटो क्लच से भी सॉल्व हो गई। इस समय जो ये गाड़ी है एक मेरे लिए परफेक्ट कार है मेरी आज की ज़रूरतों के हिसाब से, जहाँ जो नियर फ्यूचर की ज़रूरतें हैं। कुछ कॉन्स भी बता दो अगर गाड़ी में आपको लगता हो कि कुछ कमियां हैं जो कंपनी ने ही बनाते वक्त गलत कर दी और बाद में उन्होंने सुधारनी चाहिए। अगर वो TUV 300 के बाद में बोलेरो नियो में इंप्रूव हुई होंगी तो मैं बाद में अलग से एक वीडियो में बता भी दूंगा, रिव्यू बनाऊंगा। तो आपने क्या क्या नोटिस किया TUV 300 के कॉन्स में वो बता दो। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के साथ जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, देखिए ये गाड़ी एक रेयर व्हील ड्राइव है। इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी जो है रेयर व्हील ड्राइव नहीं आती सिवाय बोलेरो के, तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। लेकिन जब इस गाड़ी को आपको रिवर्स करना होता है, पीछे थोड़ी हाइट ज़्यादा है और वहाँ पे ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, एरिया स्लिपरी है, तो तब ये गाड़ी प्रॉब्लम करती है। रेयर व्हील स्पिन इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पीछे इसका वज़न है वो काफ़ी कम है, इसका जो लेंथ कम होने की वजह से। तो रेयर व्हील स्पिन इसकी प्रॉब्लम कभी कभी मुझे ज़रूर परेशान करती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसा सिनेरियो अभी तक मेरे साथ शायद 2 बार ही हुआ होगा कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे आपको पता है कि इससे पहले मैंने सेंट्रो चलाई है। अब इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी डिसेंट है, 5.3 मीटर का जो टर्निंग रेडियस है अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। अब मुझे आदत थी कि मैं उसको बहुत जल्दी घुमा लेता था, इसलिए जब मैं इस गाड़ी पे नया नया शिफ्ट हुआ था तो मुझे ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता था कि इसको बहुत जल्दी मुझे टर्न करना होता था। तो उसमें थोड़ा लैग महसूस होता था एज़ कम्पेयर टू सेंट्रो, लेकिन अब मैं यूज़ टू हो चुका हूँ वो चीज़ के साथ। तो ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं महिंद्रा बोलेरो नियो की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं, इस बात के लिए कंफ्यूज है, तो मेरे ख्याल से इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सीधा सीधा अगर इसको मैं कंपेयर करूं बोलेरो के साथ, तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है ये। चौड़ाई उससे ज़्यादा है, बहुत दिखने में भी काफ़ी बेहतर है। इसको आप किसी एरिया में आप इसको किसी भी कंडीशन में चला सकते हो जहाँ पे बोलेरो चल सकती है। तो ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे साथ में ये भी लगता है कि ये गाड़ी हमेशा अंडररेटेड रही है, इससे ज़्यादा डिज़र्व करती थी ये। तो ये तो जी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इसके साथ। थैंक यू सुखप्रीत जी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस भी, आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आप लोग सुखप्रीत जी का वीडियो चैनल जो है वो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। और अगर आप लोग ऑलरेडी TUV 300 या बोलेरो नियो के ओनर्स हैं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हैं इन गाड़ियों के बारे में, कुछ प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड या कुछ इशूज़ आप फेस कर रहे हो या आप गाड़ी परचेस करना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में पूछो। अगर मुझे लगता है कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं ला के एक और वीडियो बना सकता हूँ स्पेसिफिकली फॉर दीज व्हीकल्स TUV 300 और बोलेरो नियो,
मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। इसके अलावा अगर आपको यूज़ कार परचेज की टिप्स चाहिए हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स अगर आए और एक आधे कमेंट को ज़्यादा लाइक्स आते हैं सो तब भी मैं क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यूज़ कार परचेज करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इसके अलावा ऑटो क्लच के बारे में हमने बात की, बहुत डिटेल में बात नहीं करी, लेकिन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी को मैनुअल गाड़ी मिलती है और अगर वो ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं, पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं बना सकते या AMT नहीं यूज़ करना चाहते, तो मैनुअल गाड़ी की रिलायबिलिटी के साथ में ऑटो क्लच यूज़ करके शायद थोड़ा सा अपना इन्हांस एक्सपीरियंस बना सकते हैं। क्लच की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, पैर दर्द कम होगा। उसके ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो प्रोस कॉन्स और रिलायबिलिटी के बारे में, तो लेट मी नो इन द कमेंट, ओनली देन आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल हियर। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।